नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी में टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछा गया है साइंस का, उसके सभी सेट का यानी कि सभी शिफ्ट टोटल 183 शिफ्ट का हम लोग सेट वाइज यानी शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्लास 8 वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साइंस में हम लोग इसमें क्या है, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में जो पूछा गया है पीटी और मेंस सभी प्रश्नों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेट वाइज। ठीक है, इसमें आपको इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्टडी करेंगे, साथ में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न पूछा गया सभी का हम लोग शानदार तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये सेट नंबर आपका है 10। ठीक है, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और ये पूछा गया था कब, 31 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, इसमें से आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि AB रक्त वाला व्यक्ति A, B और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, या तो सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, या तो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो ए भी क्या है, ये सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, ये सभी का रक्त समूह का ये ग्रहण कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये सभी का रक्त ले सकता है ना, सभी ब्लड ग्रुप का ले सकता है। ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है, एक होता है सर्वग्राही जो कि AB है। वास्तविक सर्वग्राही अगर पूछा जाए तो AB माइनस होता है। ठीक है, और उसी तरह होता है सर्वदाता रक्त समूह अगर पूछे तो वो कौन है, O है ना, ग्रुप कौन सा है, O ग्रुप वाला जो है, O ब्लड ग्रुप वाला, ये सर्वदाता होता है। वास्तविक यानी कि O माइनस होता है, ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, तो AB क्या हो गया, ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि AB में क्या नहीं पाया जाता है मालूम, AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, और इससे दोनों चीज़ें याद रहेगा क्या, कि AB जो कि सर्वग्राही है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका मतलब इसको ऐसे रिलेट करिए कि AB में एंटीबॉडी यानी कि इसका बॉडी जो है एंटी नहीं है, यानी कि ये सबका ले लेता है। ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप का ये रक्त ले लेता है। ये एंटीबॉडी ये नहीं है, AB क्या है, किसी का एंटी नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे रिलेट कर लेना कि AB में एंटीबॉडी नहीं होता है ना, एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये एंटी किसी का नहीं करता है, तो ये सभी का रक्त ले लेता है। ठीक है, और O में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, O है सर्व है ना, रक्तदाता, सर्वदाता रक्त वर्ग का है O। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। AB क्या है, सर्वग्राही, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, और O क्या है, सर्वदाता, इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखना है, लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। इसी तरह क्वेश्चन आएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो उसका खोज किया था विलियम हार्वे। ठीक है, याद कैसे रखना है, इसको रिलेट करना है, रक्त परिसंचरण, इसको या तो रक्त परिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त परिवहन को रिलेट करिए, परिवहन पे क्या, परिवहन क्या हाईवे पे चलता है, तो हाईवे से रिलेट करना है, विलियम हार्वे को बोलना है क्या, विलियम हाईवे। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, तो रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन की खोज विलियम हाईवे ने किया, हाईवे पर चलती है परिवहन। ठीक है, तो ये विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको। तो ध्यान रखना है, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। अच्छा, रक्त के बारे में अगर बात करें डिटेल में, तो रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है, ब्लड जो है, ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें 55% प्लाज्मा होता है। मालूम, रक्त का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
अब बाकी जो 45% होता है इसमें आपको मिलेगा क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। बाकी जो 45% है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। और 55% क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, इसलिए याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा आंसर करना है। फिर अगर पूछे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, उसका भी आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। या तो पूछे रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा। यानी कि कुछ भी पूछ दे आपसे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, रक्त का रंग जो लाल होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। ये सभी अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न है, सब एक एक लाइन आपको बोलेंगे, सभी महत्वपूर्ण है, सभी याद रखना आपको, ठीक है। सभी यहाँ सब प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल किस तत्व के कारण होता है, तो लोहा, आयरन के कारण होता है ना, Fe। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो लोहा पाया जाता है ना, Fe पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। अच्छा, रक्त का पीएच मान अगर पूछे कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है। यानी रक्त क्या है, एक क्षारीय है ना, क्योंकि रक्त जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय, 7 के बराबर होता है तो वो क्या होता है, उदासीन। 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय कहलाता है। तो रक्त क्या है, एक क्षारीय है, ठीक है। और एक ये तरल संयोजी उत्तक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से क्या समानता है। तो ये 4 आपको तत्व दे दिया, इसमें पूछा क्या समानता है। पहले क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक, इसमें क्या समानता है। ऑप्शन पढ़िए पहले, उसके बाद दिमाग में आएगा क्या समानता है इसमें। ये क्या बोला, ये सभी गैसें हैं, तो ये गलत है ना, क्योंकि गैस ये सब नहीं, ये सब क्या धातु है ना, मतलब कि ये तत्व है, ये गैस नहीं, ये सब क्या ठोस चीज़ें हैं, या तो अधातु है या उपधातु है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सभी गैर धातु है, तो कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, ये बात सही है ना, ये सभी गैर धातु है, ठीक है। ये धातु, ये चारों में से कोई भी धातु नहीं है, ठीक है। ये जैसे यहाँ सी में लिखा है ये सभी धातु है, तो ये गलत है। और डी में क्या बोला, कोई समानता नहीं है, लेकिन समानता है एक चीज़ें, क्या, ये सभी गैर धातु है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना, ये सभी क्या है, गैर धातु है। अच्छा, बात करते हैं अगर पीरियडिक टेबल की, तो पीरियडिक टेबल में कुल कितना तत्व है मालूम। पीरियडिक टेबल में कुल 118 तत्व है। कितना है, 118 तत्व है, और उसमें से 91 धातु है, यानी कि मेटल, 91 मेटल है, और 7 उपधातु है। 7 क्या है, उपधातु। 91 7 कितना हो गया, 98, और 20 गैर धातु है, ठीक है। 20 क्या है, गैर धातु, यानी 98 और 20 कितना हो गया, 118, टोटल 118 तत्व है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में जैसे कि धातु किधर है, किस साइड में, और अधातु किस साइड में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा। देखिए, एक होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक है। पीरियडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, वो कहाँ होती है, तो देखिए आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, कहाँ, ये होता है यहाँ से, बोरोन से ना, ये स्टार्ट करिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, और ये होता है आर्सेनिक, फिर ये लाइन पर ये, उसके बाद आर्सेनिक के बाद होता है टेलिरियम, है ना, और उसके बाद अस्टेटिन। ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक है। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाएं तरफ जो होता है ये होता है धातु, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ा के ये मतलब ये सब क्या धातु है, और इसके जो दाहिने साइड है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दाहिने साइड, ये सब क्या है, अधातु है ना।
दाहिने साइड जो हो गया वो अधातु है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाएं साइड कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो धातु पाया जाता है। बाएं साइड है ना, लेफ्ट साइड में धातु होती है और दाहिने साइड जो होती है वो अधातु होती है। ठीक है, जैसे कि बाएं साइड अगर कुछ भी ले, जैसे मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये बाएं साइड ये सब क्या धातु है। और दाहिने साइड आपका जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या अधातु में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाएं साइड जो होता है धातु और दाहिने साइड अधातु होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बात करते हैं क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में किस समूह को क्षार धातु कहा जाता है, किस समूह को। तो पहले तो ये मालूम है, ये होना चाहिए क्या, इसमें 18 कितना होता है, 18 वर्ग होता है, यानी वर्ग को क्या बोलते हैं समूह, और 7 आवर्त होती है। ठीक है, जैसे वर्ग ये वाला है, ऊपर नीचे जो है ये वर्ग हो गया। ठीक है, 18 है ये टोटल। ठीक है, जो और आवर्त जो है ये 7 है, जैसे कि ये आवर्त हो गया। ठीक है, जो लेफ्ट से राइट साइड है वो आवर्त हो गया। जैसे कि कितने आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला होता है यहाँ से, है ना, 1 1 2 है ना, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आवर्त होती है और 18 वर्ग होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में किस समूह को क्षार धातु कहा जाता है ना। क्षार धातु यानी कि अल्कालाई मेटल्स। अल्कालाई मेटल्स किसे कहा जाता है, कौन सा वर्ग है ये, वर्ग या तो समूह। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 यानी कि समूह 1 को जो तत्व है, धातु है, इसे क्षार धातु कहा जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, ये सब जो है ना, ये फर्स्ट वाला ये क्षार धातु कहलाता है। और आवर्त सारणी में किस समूह को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, तो क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है वो है समूह 2 को, है ना, वर्ग 2 यानी समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। यानी इससे आसानी से याद रखेंगे आप क्या, कि क्षार धातु यानी क्षारीय धातु समूह 1 को और क्षारीय मृदा धातु समूह 2 को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिस पर होती है ना, जिसके टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ठीक ऊपर जो होता है वो सब उपधातु है ना, वो सब क्या है, उपधातु या तो अर्ध धातु भी उसे कहा जाता है। जैसे कि आपका ये हो गया, आपको क्या क्या हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेलिरियम और एस्टेटिन, ये सब क्या है, ये सभी एस्टेटिन और ये सभी क्या है आपका उपधातु हो गया। ठीक है, देखिए उपधातु का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, अब 6 उपधातु कौन कौन सा है वो भी याद रखना है आपको। 6 उपधातु में आता है आपको बोरोन, है ना, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 4 हो गया। उसके बाद है एंटीमनी। एंटीमनी का संकेत क्या होता है, Sb, है ना, एंटीमनी। और उसके बाद टेल्यूरियम, ये 6 जो है ये उपधातु है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा उपधातु है या तो कौन सा उपधातु नहीं है। तो याद रखना है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, 4 हो गया। उसके बाद एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब ये 6 क्या है, ये उपधातु है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। इस ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से भिन्न ज्ञात करें। तो एक तो सिंपल देखने से पता चलता है ये सब यौगिक है और ये सिंपल क्या तत्व है। ठीक है, एक सिंगल तत्व है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर दूसरा ये भी कह सकते हैं आप कि हीलियम क्या है, एक नोबेल गैस है। हीलियम क्या है, एक निष्क्रिय गैस है ना, यानी कि नोबेल गैस है। और ये सभी क्या है, एक यौगिक है। तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, नोबेल गैस किस वर्ग समूह में आता है मालूम, तो वो आता है 18वां वर्ग को नोबेल गैस या तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। और निष्क्रिय गैस है कौन कौन सा, तो निष्क्रिय गैस 6 है। ठीक है, उसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है या तो कौन सा नोबेल गैस है, तो उसमें कौन कौन सा है, तो वो है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और है जेनॉन
और रेडॉन, ये 6 है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? तो एक लाइन याद रखना है ना अगर करके 0 रन, है ना से हो गया हीलियम नियॉन, अगर करके यानी आर्गन क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जिनॉन और रेडॉन हो गया। ठीक है, तो ये 6 क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसमें रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, NaCl क्या है? ये साधारण नमक है ना, इसका रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और Na2CO3 और 10H2O ये क्या है? ये अगर इसको, ये टोटल क्या हो जाता है? ये है धोवन सोडा, है ना। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, धोवन सोडा हो गया यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और ये H2 तो आपको मालूम है ये क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन 2 अलग अलग मुद्दे हैं, तो ये गलत है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन 2 अलग अलग मुद्दे नहीं बल्कि एक ही मुद्दे हैं ये। ठीक है, तो पूछा कौन सत्य है, तो ये वाला सत्य होगा नहीं। फिर क्या बोला? ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर की बर्फ़ का वार्षिक निर्माण कम हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो ग्लेशियर क्या होगा? बर्फ़ के वो जो निर्माण है वो कम हो जाएगा, तो बर्फ़ पिघलेगा वो। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र, है ना, जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ये क्या कहलाता है? जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, पारिस्थितिकी, ये इसमें किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इकोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना है। जैव और अजैव घटक का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, यानी पारिस्थितिकी में क्या है? जीवों और मानव या परिस्थितिकी के बीच, है ना, जीवों और पर्यावरण के बीच संबंध, परस्पर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है इसमें? जीव विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। इसके अंतर्गत प्राणी एवं पादप का विस्तृत अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। और आचार शास्त्र यानी कि इथोलॉजी में क्या होता है? मानव के आचार व्यवहार, नीति, विचार या मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो AC को DC में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में बदला जाता है। रेक्टिफायर के माध्यम से केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है? तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो ये मच्छर द्वारा होता है ना। जीका वायरस किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। और जीका वायरस किस मच्छर के काटने से होता है, ये भी पूछा जाता है। तो एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से ये फैलता है। और डेंगू बुखार किसके काटने से होता है? तो वो भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अच्छा, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस से के संक्रमण से कौन सी रोग हो जाती है? तो माइक्रोसेफेली रोग हो जाता है, ये याद रखना है ना, माइक्रोसेफेली रोग हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण से माइक्रोसेफेली रोग हो जाता है। नेक्स्ट है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका? तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो वाहनों की गति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना, वाहनों की गति। लेकिन यही पूछे कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापते हैं? तो ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर से। तो ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओडोमीटर से क्या होता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन वाहनों की गति यानी कि स्पीड, है ना, वाहनों की गति यानी स्पीड यानी स्पीडोमीटर से। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है।
और आगे क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या करते हैं, तो एनीमोमीटर से हवा की गति और दबाव मापा जाता है एनीमोमीटर से, और क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है कि छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब हो गया अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है। अच्छा, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था मालूम, वो था डेनिस टिट्टो। वो कौन था, डेनिस टिट्टो था। ये पहला अंतरिक्ष पर्यटक था, ये अमेरिका का था, डेनिस टिट्टो। तो याद रखना है, पहला अंतरिक्ष पर्यटक पूछे तो डेनिस टिट्टो, लेकिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन, जो कि रूस का था, है ना, सोवियत संघ का। तो याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक पूछे, पर्यटक टिट्टो है ना, डेनिस टिट्टो, और प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। अच्छा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो गोपीचंद धोटाकुरा था। गोपीचंद धोटाकुरा, गोपीचंद धोटाकुरा ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे। लेकिन भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो वो था राकेश शर्मा। और भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री तो वो थी कल्पना चावला। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी याद रखना आपको। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो एक्सोबायोलॉजी ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवित जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। फिजियोलॉजी में क्या होता है, तो जीवित चीज़ें कैसे काम करती है इसका वैज्ञानिक अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। और इथोलॉजी क्या है, तो पशु व्यवहार का विज्ञान, पशु व्यवहार का विज्ञान इथोलॉजी कहलाता है। और एनाटोमी में क्या होता है, कि मानव या पशु निकायों की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कीट विज्ञान में क्या होता है, मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के लिए कीटों और उनके संबंध का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है। सुजीवन विज्ञान में क्या होता है, एक विज्ञान जो जीवित परिस्थितियों के सुधार द्वारा मानव कल्याण के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, तो एक ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, ग्रंथि है। ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन का निर्माण करती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और जो एंजाइम का स्राव करती है वो क्या कहलाता है, वो बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वो है यकृत, है ना, यानी कि लीवर। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो वो है पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो वो कौन सा है, अग्नाशय, है ना, पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है, यानी कि पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। पुरुषों का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। अब महिला हार्मोन जो है, महिलाओं के सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है, या तो मादा हार्मोन है तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये महिला हार्मोन है, ठीक। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाता है तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। तो देखिए, नज़दीक वाली वस्तुओं को देख पाता है, यानी कि निकट वाला देखा तो निकट दृष्टि दोष ही होगा, ठीक है। मतलब जो अस्पष्ट देखेगा वही दोष होगा उसमें, ठीक है। ऐसे इसमें इसी तरह होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में यही होता है। तो इसको याद ऐसे रखना है बस, कि जिसको वो अच्छे से देख पाएगा, यानी नज़दीक को अगर देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। अगर दूर को अच्छे से देख पा रहा है यानी दूर दृष्टि दोष है उसमें, ठीक है। ठीक उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोला क्या, नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख पाता है वो, ठीक है, अच्छे से देख पाता है। तो नज़दीक वाला देख पाया यानी कि निकट दृष्टि दोष है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, अब इसको पहले इंग्लिश भी याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इंग्लिश भी कभी पूछा जाएगा तो आपसे ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का, तो दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको याद कैसे रखना है ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो दूर में क्या है, 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे और 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे ना। तो ऐसे रिलेट कर लेना है तो आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गैलन का सामान्यतः उपयोग है। तो गैलन क्या होता है, तो गैलन का उपयोग किस में करते हैं, तो आयतन की माप करने के लिए ना। यह आयतन की माप है गैलन। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे कि एक बैरल बराबर कितना होता है। पहले जानिए कि एक गैलन बराबर कितना होता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, ठीक। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और एक घन मीटर बराबर कितना होता है मालूम, एक घन मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये याद रखना है। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हम लोग सेट नंबर 11 का देखेंगे जो कि 31 मार्च 2016 को ये शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। सेट नंबर 11, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक भूशुकर और भूब्रिक, है ना, ये यानी कि आर्डवार्क और आर्डवोल्फ के बीच अंतर क्या है। भूशुकर और भूब्रिक के बीच अंतर क्या है, तो देखिए इसमें अंतर है कि भूशुकर जो है ये सुअर जैसा दिखता है। भूशुकर सुअर, नाम भी जैसे एक ही जैसा है ना, भूशुकर यानी भूसुअर जैसा दिखता है। अब भूब्रिक जो है एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना है, भूशुकर जो है सुअर जैसा दिखता है और भूब्रिक जो है एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है और जो थोड़ा लेंदी होता है वो क्वेश्चन क्या होता है ना, डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू ऑप्शन सहित पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक प्रश्न आपको याद रखना है। साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो तो याद रखना ही है, लेकिन सभी क्वेश्चन को भी याद रखना है, ठीक है। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो उसमें मिस नहीं होना चाहिए आपको, है ना, वहाँ सही करके आ जाना है। एक भूशुकर और भूब्रिक के बीच अंतर क्या, भूशुकर जो है ये सुअर जैसा दिखता है और भूब्रिक जो है ये लकड़बग्घे जैसा दिखता है, ठीक है। सुअर क्या एक स्तनधारी प्राणी है और लकड़बग्घा भी एक स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, यानी कि डीएनए को अलग किसने किया था ये पूछे, या तो डीएनए की सबसे पहले खोज किसने किया था। दोनों का आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मीएस्चर। फ्रेडरिक मीएस्चर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। अच्छा, डीएनए की बात करें तो एक क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डीएनए किससे बना होता है मालूम। तो डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल, है ना, और दूसरा है राइबोज शर्करा और तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। यानी कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है, फास्फोरिक अम्ल, राइबोज और नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी जगह उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। तो किसकी वजह से ले रहे हैं, तो साधारण बल्ब की जगह जो है ना किसकी वजह से, ऊर्जा दक्षता की वजह से ना, ऊर्जा दक्षता की वजह से एलईडी और सीएफएल का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, एलईडी और सीएफएल का फुल फॉर्म दोनों को याद रख लेना आपको। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड।
लाइट इमिटिंग डायोड। और CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, तो वहाँ से भी रिलेट कर लेंगे। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले कब प्रस्तावित हुआ? तो 1905 में हुआ था। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। कब? 1905 में। और E = mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सर CV रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? पहला क्या है? उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये सही है। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, है ना। तो सबसे पहले 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को मिला था। और फिर क्या बोला कि CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। और इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ, ये भी सही है। और उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1987 में से नाइटहुड की उपाधि नहीं दिया गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन CV रमन से एक याद रखना है। क्या ये क्वेश्चन आता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो CV रमन ने ही किया था। नेक्स्ट है, और ये क्या भारतीय वैज्ञानिक है ये ना। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ ये कहाँ? दिल में होती है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है मालूम? तो ये मेरुदंड द्वारा किया जाता है, या तो मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा किया जाता है ना। मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा किया जाता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? या तो ऑप्शन में रहेगा आपको मेरुदंड द्वारा, या तो रहेगा मेडुला ओब्लांगेटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कथनों के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। और दूसरा क्या है? कथन कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है। तो निष्कर्ष में क्या है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। कैसे? देखिए, ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं भी रहेगा ना फिर भी जलवायु परिवर्तन होगा। कैसे मालूम? कि जलवायु परिवर्तन का संबंध है ना पृथ्वी के परिक्रमण गति से है, इसलिए जलवायु परिवर्तन तो होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जलवायु परिवर्तन का अनुकूल प्रभाव केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये भी गलत है। केवल नहीं होना चाहिए यहाँ। ठीक है, क्योंकि केवल के इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, इसलिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल जो प्रभाव है केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये गलत है। तो ये क्या होगा आंसर? मतलब कि दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 1 और 2 क्या दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन भी है ना, CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है जो कि हंसाने वाली गैस है, और ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस है। और SF6 भी, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये सभी याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के से विपरीत गुण होता है तो उसे प्रतिकण कहा जाता है ना, एंटी मैटर कहा जाता है, उसे प्रतिकण कहा जाता है। याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिकण कहा जाता है, यानी एंटी मैटर या तो एंटी पार्टिकल कहा जाता है इसे। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? पॉजिट्रॉन है। और प्रोटॉन का प्रतिकण पूछे तो वो है एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का प्रतिकण एंटी न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की
आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूजेनिक्स कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर डी इसका है करेक्ट आंसर। यूजेनिक्स में क्या होता है? विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है यूजेनिक्स, जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, तो इसे यूजेनिक्स कहा जाता है। अच्छा, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोबिंद खुराना ने किया था। और आनुवांशिक कोड की खोज के लिए हरगोबिंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका और बृहत् संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंच सिद्धांतिका, बृहत् संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं बराहमिहिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, बराहमिहिर इसके लेखक है। आर्यभट्ट की बात करें तो दुनिया को शून्य किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने ही दिया था। और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है आर्यभट्टीय है ना, ऐसे भट्टीय। तो आर्यभट्टीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। और इसमें भास्कराचार्य की बात करें तो इनसे एक पुस्तक पूछा जाता है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य है। और ब्रह्मगुप्त के 2 पुस्तक एग्जाम में आता है, ये कहते हैं ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत और ब्रह्मा सिद्धांत पुस्तक के लेखक ब्रह्मगुप्त है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो निकल में है, एल्युमिनियम में है, लोहा में है, लेकिन चुंबक पत्थर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन का खोज का श्रेय किसने, यानी कि पेनिसिलिन खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का खोज। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पूछे कौन सा है? तो वो पेनिसिलिन ही है। ठीक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है मनुष्य मैमेलिया यानी कि स्तनपायी जो वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? यानी कि स्तनधारी में कौन सा नहीं आता है? तो देखिए स्तनधारी वर्ग से संबंधित चूहा है, छिपकली है कि नहीं है? छिपकली नहीं है, बिल्ली है और इसमें सूअर भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली नहीं है। छिपकली आता है किसे मालूम? सरीसृप वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है छिपकली, सांप, कछुआ, घड़ियाल, ये सब सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आता है किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग को, मेसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। अच्छा मेसोजोइक युग का काल कितना से कितना तक फैला था मालूम? तो 252 मिलियन वर्ष से पहले से 66 मिलियन वर्ष पहले तक ये फैला था। 252 मिलियन वर्ष से पहले से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले तक ये फैला था मेसोजोइक काल। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक रहने देते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो कि कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, है ना, कि कवक का विज्ञान जो है, कवक विज्ञान ये क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या तो परजीवियों का अध्ययन? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।